A very good morning, students. Today we shall study the first chapter of Fleetwood, that is the last lesson written by Alfonso Daudet. First of all, I tell you the introduction of this story. The last lesson by Alfonso Daudet was written in the days of Franco-Prussian War, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. The French districts of Alsace and Lorraine passed into Prussian hands. It showcases the fact that the oppressor wants not only territory but also domination over the language and culture of a particular country, thus taking away even the identity of the subjugated people. ये जो स्टोरी है अल्फांसो डॉडेट ने उन दिनों में लिखी जब फ्रैंको प्रशियन वॉर चल रहा था, जिसमें फ्रांस जो है वो हार गया था प्रशिया के द्वारा, जिसका नेतृत्व बिस्मार्क कर रहा था। और जो फ्रांस की दो डिस्ट्रिक्ट्स थी आल्सेस एंड लोरेन, वो प्रशियन हैंड्स में चले गई थी, प्रशिया के हाथों में चली गई। और इसमें दिखाया गया है, शोकेस किया गया है कि किस तरह से जो ऑपरेसर होता है, यानी कि दबाने को चलने वाला, वो न सिर्फ टेरिटरी चाहता है बल्कि वहाँ की भाषा और संस्कृति पर भी अधिकार जमाना चाहता है, और जो लोग थे उनकी पहचान भी उनसे छीन लेना चाहता है। Now there are two main characters in this story. First one is M. Hamlet, जो कि एक फ्रेंच लैंग्वेज टीचर है, and the next character is Franz, जो कि एक स्कूल गोइंग बॉय है। Now I shall teach you the story in detail. Franz had not prepared his lesson, saw a crowd in front of the bulletin board. The main character Franz was late for school and dreaded a scolding from his teacher M. Hamlet, who was to question them that day on participles. Franz had not learned his lesson. It was a bright day and he felt tempted to stay back from school and enjoy the day. But somehow he resisted the temptation to do so. While he was passing by the town hall, he saw a crowd in front of the bulletin board. Since a war was on, all the bad news had come from that board. As he was hurrying past, Watcher the blacksmith called out to him, and there was plenty of time to reach the school. यहाँ पर इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है फ्रेंड्स, वो स्कूल के लिए ऑलरेडी लेट हो चुका था और उसे डर लग रहा था कि एम हेमिल्ट उसको डांट लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपल्स लर्न करने के लिए बोला था और फ्रेंड्स ने वो लेसन लर्न नहीं किया था। मौसम बहुत सुहावना था, जो कि उसको आकर्षित कर रहा था कि लोग दिन जो है बाहर गुजारे, स्कूल से बंक कर ले और अपना दिन जो है वो बाहर एंजॉय करे। लेकिन किसी तरह से वो जो ये प्रलोभन था, जो एक तरह का टेम्पटेशन था, उसको वो रोकता है और स्कूल के लिए आगे बढ़ जाता है। जब वो टाउन हॉल के पास से गुजरता है तो देखता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, क्योंकि वॉर चल रहा था और जितने भी बुरे समाचार थे वो सब लोगों तक उस बुलेटिन बोर्ड के जरिए ही पहुँचते थे। और क्यों वो स्कूल के लिए जब तेजी से जा रहा था तो पीछे से जो वॉचर ब्लैकस्मिथ था, जो लोहार था, वो उसे पुकारता है और कहता है कि स्कूल पहुंचने में अभी काफी टाइम है। नेक्स्ट इज, टू हिज सरप्राइज हिज टीचर वाज काइंड. When Franz reached school, he was very surprised at the eerie silence that surrounded the school. It seemed more like a Sunday than a working day. He had depended on the normal classroom commotion to enter the class unnoticed. But to his surprise, everyone was already in their places. And he had to enter the class in front of everybody. What surprised him even more was that instead of scolding him, the M. Hamlet was kind to him and told him to take his seat. जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचा तो वो काफ़ी सरप्राइज हुआ, क्योंकि वहाँ पर बहुत अजीब सी खामोशी छाई हुई थी पूरे स्कूल में, और वो ऐसा लग रहा था जैसे कि संडे मॉर्निंग हो बजाय वर्किंग डे के।
और वो डिपेंडेंट था कि वहाँ पर काफ़ी शोर शराबा हो रहा होगा स्कूल में और वो उसका फ़ायदा उठाकर क्लासरूम में एंटर कर जाएगा। लेकिन क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खामोशी थी, इसलिए उससे सबके सामने से होकर क्लास में जो है एंटर करना पड़ा, क्योंकि बाकी बच्चे ऑलरेडी अपने सीट्स पर बैठे हुए थे। और सबसे ज़्यादा सरप्राइज जो था वो ये देखकर हुआ कि एम हैमिल ने उसको बजाय डांटने के काफ़ी पोलाइटली उससे कहा कि वो जाए और अपनी सीट पर बैठ जाए। M. Hamel was in this special attire. The atmosphere of the class was not the same. After settling, friends noticed that the teacher was wearing his beautiful green coat, his frilled shirt and his little black silk cap with embroidery on it. The attire was worn by M. Hamel only on inspection or prize days. The atmosphere that day was very solemn, and what surprised him most was that the village elders were sitting on the last benches in class. Everyone was sad. One of the persons sitting there was old Hauser, who had even brought an old primer which he thumbed at the edges. He held it open on his knees. सेटल होने के बाद फ्रेंड्स जो था उसे नोटिस किया कि एम हैमिल ने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ था, फ्रिल शर्ट पहनी हुई थी और इसके अलावा एक छोटी सी ब्लैक कलर की सिल्क की कैप इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। और ये स्पेशल जो अटायर था, जो स्पेशल ड्रेस थी, एम हैमिल सिर्फ इंस्पेक्शन डेज पर या फिर जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे होता था तब पहनते थे। और जो एटमॉस्फेयर था उस स्कूल का वो काफ़ी शांत था और काफ़ी अजीब सा था। और जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स को जो है सरप्राइज किया, आश्चर्यचकित किया, वो ये थी कि गांव के जो एल्डर्स थे, जो विलेज एल्डर्स थे, वो क्लास की लास्ट बेंचेस पर आकर बैठे हुए थे, जो कि अक्सर खाली रहती थी। और सभी जो है काफ़ी अपसेट लग रहे थे। और उनमें एक ओल्ड हाउसर भी था जो कि एक ओल्ड प्राइमर लेकर आया था, जो कि अल्फ़ाबेट्स की बुक होती है, जो कि उसने अपने घुटनों पर रखी हुई थी ओपन करके। फॉर 40 years एंड शोइंग रिस्पेक्ट टू देयर कंट्री। फ्रेंड्स जो है वो काफ़ी जो है सरप्राइज हो रहा था, काफ़ी हैरान हो रहा था वहाँ के चेंजेस देखकर, जब अचानक से एम हैमिल अपनी चेयर छोड़कर खड़े होते हैं और अनाउंस करते हैं कि ये फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है। क्योंकि बर्लिन से ये ऑर्डर आया था कि आल्सेस और लोरियन, जो कि फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट प्रेशर के हाथों में चली गई थी, वहाँ पर सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाए। फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर वहाँ पर बैन लगा दिया गया था। फ्रेंड्स ये जानकर काफ़ी शॉक हो जाता है, उसे काफ़ी धक्का लगता है और अचानक से वो बुक्स जो उसको काफ़ी बर्डन महसूस होती थी, वो अचानक से उसके लिए काफ़ी डियर हो जाती हैं, वो उन्हें उसे प्रिय हो जाती हैं। वो काफ़ी रिग्रेट फील होता है, उसे काफ़ी पछतावा होता है कि उसे अपने लेसन्स जो है वो ध्यान से क्यों नहीं पढ़े। अब नैरेटर जो है वो ये समझ चुका था कि एम हैमिल ने आज अपने स्पेशल अटायर, अपने स्पेशल क्लोथ्स जो हैं वो क्यों पहने हैं और क्यों विलेजर्स जो हैं वो क्लास अटेंड करने के लिए उस दिन आए हैं। ये उनका तरीका था एम हैमिल के प्रति अपना आभार व्यक्त करने का, उनका शुक्रिया अदा करने का, जो उन्होंने 40 साल तक निस्वार्थ भाव से स्कूल की सेवा की और अपने देश के प्रति सम्मान प्रकट करने का। He also regretted missing the school so often. When the class started, the narrator heard his name being called out to recite the rules of participles, which he was unable to do as he got stuck on the first words. He felt very disgusted at his failure. M. Hamel said that he won't scold him, for he was, as it is, feeling so bad about it. Everyday learning had been postponed to the next day, and now there was no time left to learn. He further said that they would be mocked by people for calling themselves French people because they couldn't speak or write their own language.
फ्रेंड्स जो है वो काफ़ी रिग्रेट फील करता है, काफ़ी पछताता है ये सोच कर के अपना स्कूल उसने अक्सर बंक किया, अक्सर स्कूल नहीं आता था। और जब क्लास शुरू होती है तो नरेटर का नाम पुकारा जाता है, यानी फ्रेंड्स का नाम पुकारा जाता है पार्टिसिपेंट्स के रूल्स सुनाने के लिए, जो कि वो नहीं कर पाता, शुरू में ही वो वर्ड्स में अटक जाता है और उसे अपनी इस फेलियर पर, अपनी नाकामयाबी पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। लेकिन एम कहते हैं कि वो उसको डांटेंगे नहीं, क्योंकि उसे खुद बहुत बुरा लगता है। और वो रोज़ाना, क्योंकि हम जो पढ़ाई होती है, जो हमारी स्टडी होती है, उसे हम कल पर टालते रहते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं। और आज देखो हमारे पास सीखने का वक्त नहीं बचा। और आगे एम कहते हैं कि अगर उन्हें फ्रेंच पीपल कह के पुकारा जाता है, एक तरह से उनका मजाक बनाया जाता है, क्योंकि ना तो वो अपनी भाषा बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। एम ऑल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ, एम अपने आप को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। Further, M. said that even many parents had preferred to send their children to work than to school. Then he confessed that he too was to blame, because many times he had given a holiday to students when he wanted to go fishing. M. said that French was the most beautiful language in the world. It was the clearest and most logical. He then opened the book and explained a grammar lesson to them. The writer was surprised at himself, for he understood the lesson very well. Also, M. seemed to have explained the lesson more patiently than ever. आगे M. जो है वो कहते हैं कि काफ़ी सारे जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, वो प्रेफर करते हैं बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय काम करने के लिए, ताकि वो थोड़ा बहुत पैसा जो है वो कमा कर ला सकें। और फिर वो कहते हैं कि मैं भी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं अक्सर बच्चों को छुट्टी दे दिया करता था जब मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था, मछली पकड़ने के लिए जाना होता था। एम कहते हैं कि फ्रेंच जो है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है, इस सबसे ज़्यादा क्लियरेस्ट और लॉजिकल लैंग्वेज है। और उसके बाद उन्होंने अपनी बुक ओपन की और बच्चों को एक ग्रामर का लेसन जो था वो एक्सप्लेन किया। राइटर जो था वो इतना सरप्राइज था कि उस दिन उसे वो लेसन काफ़ी अच्छे से समझ में आया, और एम ने भी वो लेसन काफ़ी पेशेंटली जो है वो बच्चों को एक्सप्लेन किया। It almost seemed as if in one go he wanted to give them all that he knew. The grammar lesson was followed by a writing lesson. That day M. had new copies for them, in which it was written in a beautiful round hand, France Alsace, France Alsace. They looked like little flags floating everywhere in the classroom. All the children worked seriously and quietly. Suddenly friends heard the pigeons cooing and wondered if they will also be made to sing in German. ऐसा लग रहा था मानो एम जो है जितनी भी नॉलेज उन्हें है वो एक बार में ही बच्चों को सारा ज्ञान दे दे। ग्रामर के लेसन के बाद हमारा राइटिंग का लेसन हुआ, और उस दिन एम हमारे लिए नई कॉपियाँ लेकर आए थे, जिसमें ब्यूटीफुल राउंड हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था फ्रांस आल्सेस, फ्रांस आल्सेस। और वो ऐसा लग रहा था जैसे कि फ्लैग्स फ्लोट कर रहे हैं, फ्लैग्स जो है वो फ्लोट कर रहे हैं, झंडे लहरा रहे हैं। वो इस तरीके से क्लासरूम में हर जगह ऐसा महसूस हो रहा था, और सारे के सारे बच्चे जो थे वो सीरियसली अपना वर्क कर रहे थे। और अचानक से फ्रेंड्स जो था उसने पीजन्स की यानी कबूतरों की कोई की आवाज़ सुनी और सोचने लगा कि क्या इन्हें भी जर्मन लैंग्वेज में गाना पड़ेगा, इन्हें भी जर्मन लैंग्वेज जो है वो सीखनी पड़ेगी। And made people realize the importance of their mother tongue. While the class was doing their writing assignments, M. sat motionless in his chair, staring at all the things as if he wanted to remember just how everything looked in that little classroom. जब
हम लोग अपना राइटिंग असाइनमेंट कर रहे थे, यानी बच्चे जब अपना राइटिंग असाइनमेंट कर रहे थे, एम हैमिल बिल्कुल स्थिर जो है अपनी चेयर पर, मोशनलेस अपनी चेयर पर बैठे हुए थे और उस क्लासरूम में रखी हुई चीज़ों को बहुत ध्यान से देख रहे थे, जैसे उसका नक्शा जो है वो अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में उतार लेना चाहते हैं। M. Hamill had started the school 40 years ago, but nothing had changed except the desks and chairs becoming worn out and the trees growing taller. The narrator wondered that it must be heartbreaking for him to hear M. Hamill's sister moving the trunks in the room above, packing to leave the country next day. M. Hamill ने ये स्कूल 40 साल पहले शुरू किया था और कुछ भी चेंजेस नहीं आए थे, सिवाय इस बात के जो डेस्क और चेयर्स थे वो काफ़ी पुराने हो गए थे और जो ट्रीज थे, जो उन्होंने ट्रीज लगाए थे वो काफ़ी टॉल हो गए थे, काफ़ी बड़े हो गए थे। और नरेटर जो है वो काफ़ी सोच रहा था कि कितना हार्ट ब्रेकिंग होगा, कि उनके लिए कितना दिल तोड़ देने वाली बात होगी कि जब एम हैमिल सुन रहे होंगे कि उनकी सिस्टर जो है वो ऊपर बक्से पैक कर रही थी कि उन्हें अगले दिन देश छोड़कर जाना था। M. Hamill was an epitome of patience that day, a patriot to the core. M. Hamill was very patient that day when it was a chance of the children to chant the alphabet, even the old villagers joined it. Their voices trembled and with emotion. At 12, all of them could hear the Prussians returning from drill. At this, overcome with emotions, M. Hamill went to the blackboard and wrote "Vive la France," यानी कि "Long live France." He then leaned against the wall and dismissed the class with a gesture. M. Hamill उस दिन काफ़ी पेशेंट थे, यानी सबके साथ बिल्कुल शांत थे और जब उनका चांस आया बच्चों का अपना लेसन्स को चैंट करने का, यानी अल्फ़ाबेट्स को ज़ोर ज़ोर से बोलने का, जो विलेजर्स थे उन्होंने भी उन्हें ज्वाइन किया। उनकी आवाज़ में कंपन थी, उनकी आवाज़ में ट्रम्बल था इमोशंस के साथ, वो काफ़ी भावुक हो गए थे और जब 12 बजे तो वो सुन सकते थे जो रशियन सोल्जर्स थे वो अपना युद्धाभ्यास कर वापस लौट रहे थे और वो एम हैमिल जो कि बहुत ज़्यादा अत्यधिक भावुक हो गए और वो खड़े हुए, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर जाकर जो है बड़े बड़े अक्षरों में "वाइव ला फ्रांस" लिखा, यानी कि फ्रांस जो है वो लंबे समय तक जीवित रहे। He then leaned against the wall and dismissed the class with a gesture. उसके बाद वो एक दीवार की तरफ झुककर खड़े हो गए और अपने हाथ के इशारे से उन्होंने क्लास को डिसमिस कर दिया, बच्चों को जाने के लिए कह दिया। तो somehow we can see that the story is a wake-up call for all those people who keep on postponing the things endlessly. Something like this happened with the natives of Alsace. They had to forego learning their mother tongue. In the same way, the story extrapolates the fact that war makes man inhuman and insensitive to the feelings of others. अगर हम इस स्टोरी को समअप करें तो हम कह सकते हैं कि ये कहानी जो है लोगों को जगाने के लिए है कि वो अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागृत हो जाएं, जाग जाएं। ये जो उनके अंदर हैबिट होती है पोस्टपोनिंग की, आज के काम को कल पर टालने की, उसे वो छोड़ दें, वरना कभी ना कभी ऐसी प्रॉब्लम हमारे साथ भी हो सकती है, हम भी इस प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं जिस तरह से Alsace या रोलिंग के पीपल पड़े। और हमें जो है अपनी मातृभाषा को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मदर टंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर इंसान अपनी मातृभाषा को जानता है, समझता है, तो कहीं ना कहीं अगर गुलामी में वो पड़ भी जाए तो उसके पास एक चाबी होती है उससे बाहर निकलने की। और यही इस स्टोरी में बताया गया है कि जो लोग होते हैं, जो ऑपरेसर होते हैं, वो लोगों जीतने के बाद वो लोगों
के प्रति बिल्कुल इनह्यूमन हो जाते हैं, इनसेंसिटिव हो जाते हैं, वो उनकी भावनाओं को नहीं समझते। और इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए, हमें अपने जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, उनके प्रति हमें जागृत होना चाहिए। That's all in this chapter. Thank you so much.